सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे, एक नए सामर्थ्य के साथ पढ़ेंगे सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में डेली का करंट अफेयर्स। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। आगे देखते हैं, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता। जी नहीं, भारत ने इंग्लैंड को हरा के अंडर 19 महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है। तीसरा ऑप्शन है, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप की कप्तान स्मृति मंधाना थी। जी नहीं, महिला T20 विश्व कप अंडर 19 टीम की भारत की कप्तान थी शेफाली वर्मा, और इनके ही नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड को हराकर T20 अंडर 19 खिताब अपने नाम किया। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि हाल ही में भारत में अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी भी हुई। जी नहीं, भारत ने अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी की। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर बात दोस्तों G20 की बात करें तो G20 की स्थापना सभी को पता होगा 1999 में हुई थी, और 2008 की मंदी के बाद इसकी बैठक स्टार्ट हुई, और भारत अब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 2023 में। दूसरा सवाल है साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज किसे घोषित किया गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज घोषित किया गया है, और साथियों लगातार दूसरी बार घोषित किया गया है। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की बात करूं तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। भारत में वर्तमान में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, और भारत का तो सबसे पुराना था ही। जबकि 1992 में एक और स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई भारत में, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसे घोषित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। और जिस तरह दोस्तों BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है, वो है जो पैमाना तय किया जाता है कि कितने आधार पर मार्केट उठ रही है, कितने आधार पर मार्केट गिर रही है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो है उसको कहते हैं सूचकांक। और जबकि NSE की अगर मैं बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, इसको कहते हैं निफ्टी। तो निफ्टी आपने सुना होगा कि निफ्टी इतनी पे आ गई, निफ्टी इतने पे आ गई। तो निफ्टी जो है ये मार्केट को प्रदर्शन करता है NSE का, और इस सूचकांक करता है BSE का। BSE की स्थापना 1875 में और NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। आशीष कुमार इसके MD एंड CEO हैं। अपना साथियों तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 75 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं। जी नहीं, ये गलत है। भारत में 40 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यूनेस्को की स्थापना 1952 में हुई थी। जी नहीं, यूनेस्को की स्थापना 1945 में 16 नवंबर को हुई थी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि हाल ही में यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडिशा को डेंजर साइट घोषित किया है। सही बात है, बिल्कुल घोषित किया है। चौथा ऑप्शन है कि यूनेस्को को UN में दर्जा प्राप्त है। ये भी बात सही है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल ए जिसमें बात की गई कि 75 विश्व विरासत स्थल हैं, ये गलत है, तो इस तरह भी गलत हो जाएगा। दूसरा है A और B। आपको पता है A गलत है और B भी गलत है, तो दूसरा भी गलत। C ऑप्शन क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडिशा को डेंजर साइट घोषित किया। ये सही है, तो इसमें C तो सही है। D ऑप्शन क्या है कि यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र में दर्जा प्राप्त है। ये भी सही है, तो इस तरह ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर।
और चौथा तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने आपको पता है कि भारत में जो विश्व विरासत स्थल है उनकी संख्या है 40, तो ये भी गलत है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसमें बताया गया 1952 में, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंड डी। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा 15th ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा, यानी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगर साथियों मैं ब्रिक्स के बारे में बात करूं तो ब्रिक्स की कल्पना ओ'नील साहब ने की थी 2001 में, यानी ओ'नील के द्वारा 2001 में ब्रिक्स का कल्पना किया गया था, कुछ ब्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद उन्हीं की कल्पना के आधार पर हम जानते हैं कि ब्रिक्स का गठन किया जाता है। ब्रिक्स में BRIC ये पहले 4 ही थे, जिसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। बाद में इसमें S जुड़ा, S फॉर साउथ अफ्रीका, यानी 5वां देश जो जुड़ा वो साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2010 से पहले केवल यही 4 देश हुआ करते थे, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें ब्राज़ील को जोड़ा गया, तब इसके बाद इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। और साथियों जो ब्रिक्स देश हैं हमारे, इन ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक भी है जिसे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। शंघाई आपको पता है चाइना में है और चीन ब्रिक्स का एक संस्थापक देश है। ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी साथियों वो सितंबर 2006 में हुई थी न्यूयॉर्क में, जबकि इसका औपचारिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका औपचारिक शिखर सम्मेलन साथियों 16 जून 2009 से स्टार्ट हुई और ये किया गया था एकातोरिनबर्ग में। उसके बाद मुझे पता है कि 2010 में दूसरा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किया गया और तब से लगातार ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है। और अब 15वां जो शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगर भारत के मामले में देखो कि भारत ने ब्रिक्स की कितनी बार मेज़बानी की है, तो भारत ने सबसे पहले 2012 में ब्रिक्स की मेज़बानी की थी, यानी 2012 में भारत ने ब्रिक्स की मेज़बानी की थी। उसके बाद 2016 में भारत ने ब्रिक्स की मेज़बानी की और 16 के बाद 2021 में भी भारत ने ब्रिक्स की मेज़बानी की। और हमने जिस ब्रिक्स के बैंक की बात की, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इस पे विचार जो हुआ था ये 2012 में जब भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पे NDB के स्थापना का विचार आया था। उसके बाद हम सभी को पता है कि 2013 में जब डरबन में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अस्तित्व में आया। और अब इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो देशों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि 2021 में जिस तरह बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे 3 देश इसमें शामिल हो गए। हम बात करें ब्रिक्स की नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है, और उरुग्वे जो एक अफ्रीकन कंट्री है, ये तीनों देश एक तरीके से सदस्य बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो ये था ब्रिक्स तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लाला लाजपत राय की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हत्या कर दी गई थी? जी नहीं, उनकी हत्या साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में, तो साइमन कमीशन के विरोध के समय पीट पीट कर लाठियों से हत्या कर दी गई थी। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि लाला लाजपत राय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की? जी नहीं।
पीएनबी यानी पंजाब केसरी बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने की थी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है साथियों। हाल ही में यानी 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, इसलिए सुर्खियों में थे। अगला स्टेटमेंट है कि लाला लाजपत राय को मराठा केसरी के नाम से जाना जाता था। जी नहीं, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में। इन्हें मराठा केसरी नहीं, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और इनकी हत्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं, इनकी हत्या साइमन कमीशन के विरोध के वक्त कर दी गई थी। आप सभी को पता है कि 2 महीने के बाद इनकी हत्या का बदला ले लिया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा। हालांकि जब इनके द्वारा सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिनके आदेश पे लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी पीट पीट के, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और बाद में देखा जाता है किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के पार्क में लड़ते लड़ते अंतिम जब गोली मिलती है तो अपने आप को शहीद कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कि हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में क्या सही है। 2023 हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत ने की, हाँ बिल्कुल की। फाइनल मुकाबला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया, जी नहीं। फाइनल मुकाबला कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया। अगला सवाल है कि बेल्जियम ने जर्मनी को हरा हॉकी विश्व कप अपने नाम किया, यह भी गलत है। बेल्जियम ने जर्मनी को नहीं हराया है, जबकि जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप को अपने नाम किया है। और चौथा सवाल है कि भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कोई विश्व कप नहीं जीता, तो यह भी सवाल गलत है, जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, 2023 हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत ने की। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा से इसका भव्य उद्घाटन हुआ और समापन भी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में ही हुआ, तो जहां जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 को अपने नाम किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर साथियों मैं बात उड़ीसा की करूं तो उड़ीसा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1936 में 2 राज्यों की स्थापना हुई, एक बिहार एक उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें साथियों, ये है भारत का मैप। जब आप भारत के मैप को देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा उड़ीसा, जो उत्कल तट है वहाँ पे मिलेगा उड़ीसा। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों वो हैं नवीन पटनायक साहब, जिन्होंने हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए एक अहम योगदान दिया देश में। और नवीन पटनायक उड़ीसा के कंटिन्यू 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। जो इनके पिता बीजू पटनायक थे उनके नाम पे इसका नाम है बीजू जनता दल। और उनके सुपुत्र नवीन पटनायक जी 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत ही महान नेता, एक अच्छा व्यक्तित्व जिन्होंने देश में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा दोस्तों। देश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18, उसमें में से एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम है सिमलीपाल या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यह आपको उड़ीसा में मिलेगा। 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और इसके अलावा उड़ीसा में आपको 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल मिल जाएंगे। एक तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये एक विश्व विरासत स्थल है, जिसे गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और ये एक रथ मंदिर है साथियों, जिसमें 7 रथ सूर्य के खींचते हुए दिखाई दिए जाते हैं। और ये कोणार्क के पुरी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उड़ीसा का।
और एक प्रमुख आपको राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मिलेगा। वैसे 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में हैं। जैसे मैंने बात की सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। इसके अलावा एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम भीतरकनिका के नाम से जानते हैं साथियों। भीतरकनिका एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का जहाँ पर ओलिव कछुए जो हैं वो अपना प्रजनन के लिए आश्रय बनाते हैं। लगभग 5500 किलोमीटर का फासला तय करके ओलिव कछुआ उड़ीसा के भीतरकनिका में आते हैं और वहाँ पे गहीर माथा पे अंडा देकर प्रजनन की क्रिया शुरू करते हैं। और साथियों, उड़ीसा के भीतरकनिका में खारे पानी की झील वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ की कई प्रजातियां होती हैं, एक खारे पानी के होती हैं, एक स्वच्छ पानी के होती हैं। तो जो खारे पानी की मगरमच्छ होते हैं वो भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में आपको मिलेगा साथियों चिल्का झील। चिल्का झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, जो रामसर साइट घोषित है। आप सभी को पता है कि देश में टोटल रामसर साइट है 75। चिल्का झील उन रामसर साइटों में से एक है जिन्हें पहली बार घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिलेगा राजस्थान में, और चिल्का झील जो उड़ीसा में है, इन दोनों को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था। अगर झीलों की बात हो रही साथियों, तो 3 प्रमुख झील आपको उड़ीसा में मिलेंगे। एक तो है साथियों तंपारा झील। तंपारा झील एक जो है मीठे पानी की झील है। इसके अलावा एक है हीराकुंड झील। हीराकुंड झील आप सभी को पता है महानदी पे बना हुआ हीराकुंड बांध जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और जब कहीं बांध बनाया जाता है तो वहाँ पे जो पानी एकत्रित होता है उसके पीछे वहाँ पे एक झील बन जाता है, कृत्रिम झील। तो एक तरीके से हीराकुंड जो झील है वो कृत्रिम झील है और ये भी उड़ीसा में है। और एक झील है उड़ीसा में अंशुपा झील, ये कटक जिले में आपको मिलेगा। और महानदी के द्वारा बनाई गई आस्पको झील भी उड़ीसा में आपको पाया जाएगा। साथियों, जो चिल्का झील है उड़ीसा का, इस झील में डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि इरावदी डॉल्फिन भारत के किस झील में पाई जाती है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो चिल्का झील में पाई जाती है। चिल्का झील है उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन सत्य है। नोवाक जोकोविच ने 12वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। जी नहीं, उन्होंने 10वां जीता है, ये गलत है। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराया। जी नहीं, नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम की बराबरी कर ली, ये सही बात है। 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता नहीं। 2022 में इनको कोविड का टीका न लगवाने की वजह से एंट्री नहीं मिली थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम कर लिया है। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। सबसे पहले हो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन होता है और अमेरिकन ओपन होता है। तो 4 ये टेनिस से संबंधित